डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टर्पिनॉइड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेंथॉल। अब मेंथॉल के बारे में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द लीवोरोटेटरी 1R 3R 4S ये क्या दे रखे हैं। क्योंकि मेंथॉल का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर 3 कायरल कार्बन होंगे। तो ये तीनों कार्बन का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। और ये हम लीवोरोटेटरी इनैंशियोमर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी होता है, तो पर लीवोरोटेटरी ज्यादा कॉमन है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो लीवोरोटेटरी इनैंशियोमर रिफर टू एज, लीवोरोटेटरी है इसलिए हम उसको माइनस से शो करते हैं। आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं तो फिर इसमें मैं प्लस माइनस के बारे में तो नहीं बता रही हूँ। तो माइनस मीन्स लीवोरोटेटरी। तो minus menthol represents the most significant. It is major component of peppermint oil obtained from the fresh flowering plant Mentha piperita. तो ये Mentha piperita प्लांट से जो पेपरमिंट ऑयल मिलता है उसका ये मेजर कंपोनेंट है। इट इज यूज्ड इन सिगरेट्स, कफ ड्रॉप्स मीन्स जो खांसी में दवाइयां लेते हैं, नोजल इनहेलर्स जो जुकाम में हम इनहेलर्स यूज करते हैं, जो जैसे नाक से सांस लेने के लिए जो हम यूज करते हैं इनहेलर्स, ऑइंटमेंट कोई भी लोशन वगैरह जो हम यूज करते हैं एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप लोगों को पता ही है, लोकल एनेस्थेटिक मतलब जो बेहोश करने के लिए दवाइयां यूज की जाती हैं उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। एंटीप्यूरिटिक मीन्स होता है जो ईचिंग यानी जो खुजली होने पर हम दवाई लेते हैं। एंड इंटरनली एज अ कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रिक सेडेटिव्स यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने पर जो दवाइयां ली जाती हैं तो उनमें इन सब चीजों में ये यूज होता है। For these reasons, it is an important raw material for confectionery, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड फार्मेसी। ठीक, तो ये सब तो बहुत जनरल सा इसके बारे में था। मेन है हमारा इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेंथॉल का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमें एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वे डिटर्मिनेशन से मालूम पड़ा, वो क्या था, C10H20O। नेक्स्ट है इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेशन हमें कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अनसैचुरेशन के लिए यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाने के लिए हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये सब करते हैं, तो इसने कुछ ऐड नहीं किया हो तो इसलिए वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑन हीटिंग विद सिलेनियम इट गिव्स पैराकाइमीन। और पैराकाइमीन क्या होता है, 1 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है पैराकाइमीन का। तो फॉर्मेशन ऑफ पैराकाइमीन सजेस्ट दैट मेंथॉल हैज पैरामेंथेन स्केलेटन। देखो ये हमारा मेंथॉल था, मेंथॉल को हमने सिलेनियम के साथ हीट किया तो हमें ये पैराकाइमीन मिला, और पैराकाइमीन में पैरामेंथेन स्केलेटन है। पैरामेंथेन स्केलेटन ये बना ही हुआ है आपके सामने, तो देख रहे हैं ये वाला स्केलेटन आपको पैराकाइमीन में भी मिल रहा है। तो मेंथॉल ऑन रिडक्शन विद HI गिव्स पैरामेंथेन एज द ओनली प्रोडक्ट। और जब हमने इसी मेंथॉल को HI के साथ हीट किया तो फिर से हमें पैरामेंथेन ही मिला। ये सब चीजें हमें क्या बता रही हैं, ये सब चीजें हमें ये बता रही हैं कि मेंथॉल का जो स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन है, वो पैरामेंथेन जैसा है, यानी कुछ ये वाला इस टाइप का स्ट्रक्चर इसके पास है। तो दिस ऑल्सो कंफर्म दैट मेंथॉल हैज पैरामेंथेन स्केलेटन। तो हमें इसके कार्बन स्केलेटन के बारे में जो है वो मालूम पड़ा कि इसके पास पैरामेंथेन स्केलेटन है, ये सब रिएक्शंस कराने के बाद। फिर देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमें कैसे मालूम पड़ा कि मेंथॉल ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड pyridine एट रूम टेम्परेचर फॉर्म्स अ मोनो एसिटेट। एसिटाइलेशन कराने पर इसने क्या करा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसने एक मोनो एसिटेट बनाया। एसिटाइलेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था। उसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है और इसकी रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये AC2O का मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। पता नहीं मैंने पहले कभी बताया है कि नहीं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये CH3, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, और जो ये AC ग्रुप है, एसाइल ग्रुप होता है ये पूरा CH3CO ग्रुप। तो ये क्योंकि इसमें दो CH3CO ग्रुप है इसलिए हमने इसको AC2O कर दिया। तो जब हम इसका एसाइलेशन कराएं, अगर कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो अगर एक OH ग्रुप है तो वो क्या होता है, OAC में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है फर्स्ट वीडियो में अपने, जब मैंने सिट्रल बताया था। तो ये OAC का फॉर्म होना मतलब ये एक मोनो एसिटेट बन गया, ठीक है। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते तो डाई एसिटेट बनता, तो ये मोनो एसिटेट बन रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनो एसिटेट शोज दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ क्योंकि मोनो एसिटेट बन के आया,
AC2O के साथ रिएक्शन कराने पर, तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही का ही एसाइलेशन होता है और उससे ही मोनोएसिटेट बनता है। अब एसिटाइलेशन कहाँ हुआ? एसिटाइलेशन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर हुआ, शोज दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मेंथॉल इज आइदर अ प्राइमरी और सेकेंडरी बट नॉट अ टर्शरी। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एसिटाइलेशन हुआ है, इससे हमें ये चीज मालूम पड़ रही है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये या तो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन टर्शरी नहीं हो सकता। क्यों? देखो, जो टर्शरी OH ग्रुप होता है वो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये C है। टर्शरी का मतलब यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम AC2O से करा रहे हैं, यानी ये अगर मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये OAC है और ये OAC है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से AC ग्रुप जो है वो एज पॉजिटिव फॉर्म की तरह निकलता है और वो इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो अब भाई वो इस पर अटैक करेगा। अब OAC में क्या है? C डबल बॉन्ड O, CH3 ग्रुप तो है, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज इनको आपस में मिलना है, यानी आप समझ लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो आ रहा है ये इस पर अटैक करेगा। तो ये खुद ही अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप है, और साथ ही साथ जब इस पर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन से ऑलरेडी इतने बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो टर्शरी अल्कोहल ग्रुप है उनका एसाइलेशन उतना इजीली नहीं हो पाता, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, तो ड्रेस्टिक कंडीशन हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब क्योंकि ये एसाइलेशन जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर हुआ है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो टर्शरी नहीं है, प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट में हम फिर क्या करा के देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ही पता लगाएंगे। तो मेंथॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड फॉर्म्स अ कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच इज आइडेंटिफाइड एज कीटोन। तो जब मेंथॉल का हमने क्या कराया, ये ऑक्सीडेशन CrO3 क्रोमिक एसिड और मतलब CH3COH मिलाकर क्रोमिक एसिड बना, तो क्रोमिक एसिड जो है क्या दे रहा है? मेंथॉन दे रहा है, यानी कि उसने एक कीटोन दिया। तो कीटोन दिया तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा होगा वही ऑक्सीडाइज हुआ, और वही ऑक्सीडाइज होकर कीटोनिक ग्रुप में चेंज हुआ। तो जो हमारे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। और जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन पर कीटोन देते हैं। तो क्योंकि हमें कीटोन मिला, इसलिए हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमारा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हुआ, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन शोज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सेकेंडरी इन नेचर। तो यहाँ से हमें ये चीज मालूम पड़ी कि एक तो पैरामेंथेन न्यूक्लियस है और इसके पास सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का पता लगाएंगे कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। Menthol on oxidation with chromic acid gives a ketone menthon, and menthon second on oxidation with KMnO4 gives a keto acids. This keto acid is identified by ये इसका नाम लिखा हुआ है, commonly known as keto methylic acid, और ये keto methylic acid is readily oxidized further with KMnO4 to give ये फोर्थ नंबर का एसिड एंड एसीटोन। मतलब ये मेंथॉल था, क्रोमिक एसिड के साथ हमने जब इसको ऑक्सीडाइज कराया तो मेंथॉन दिया, मेंथॉन को फर्दर हमने ऑक्सीडाइज कराया KMnO4 के साथ तो हमें ये कीटो मेंथाइलिक एसिड मिला, ये, ठीक। और इस कीटो मेंथाइलिक एसिड को फिर फर्दर हमने KMnO4 ऑक्सीडाइज कराया तो हमें एक तो ये वाला एसिड मिला और ये एसीटोन मिला हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड नंबर का कंपाउंड बन रहा है यानी कीटो मेंथाइलिक एसिड बन रहा है, इससे हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पैरामेंथेन न्यूक्लियस में ही अटैच्ड है। ये सब इसकी फर्दर जब हम आगे रिएक्शन शो करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों हमें थर्ड से मालूम पड़ रहा है। तो ये लिखा हुआ भी आगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड थर्ड शोज द कीटो ग्रुप इन मेंथॉन इज प्रेजेंट इन पैरामेंथेन स्केलेटन। दस मेंथॉल है पैरामेंथेन थ्रियोल एंड मेंथॉन है पैरामेंथेन ट्रीओन। ये है हमारे पास पैरामेंथॉल, मतलब जो हमारा मेंथॉल का स्ट्रक्चर है वो कुछ ये बन के आया है यहाँ पर, ठीक है, कि ये पैरामेंथेन न्यूक्लियस में ही ये OH ग्रुप अटैच्ड है। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अभी अभी हमने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स दिखाए। तो देखो ये हमारा OH ग्रुप है, हमारा पैरामेंथोल, ये जो हमने पैरामेंथेन न्यूक्लियस लिया था उससे अटैच हमने दिखा दिया। जब हम क्रोमिक एसिड का अटैक इस पर कराएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है यही यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर KMnO4 के साथ हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये जो ब्रेकेज दिखा रखी है यहाँ पे येलो कलर से दिखाया हुआ ना, ये ब्रेकेज, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा तो ये वाला कार्बन
ऑक्सीडाइज हुआ सीओ ग्रुप में, ठीक है। और ये जो कार्बन था यानी सीओ ग्रुप जो था वो ऑक्सीडाइज होगा सीओएच ग्रुप में। तो यहां से हमें ये जो थर्ड हमारा मिला, क्योंकि ब्रेकेज हमारी यहां पर जाकर हुई है, मतलब कंपाउंड हमारा थर्ड का स्ट्रक्चर ये है। सेकंड का हमें मालूम कर या फर्स्ट का हमें ये पता करना था कि OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। तो क्योंकि ब्रेकेज हमारी यहाँ पर जाकर हो रही है और ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर को भी हम फिर फर्दर कंफर्म करते हैं उसकी सिंथेसिस से, तो हमें मालूम पड़ा कि ये OH ग्रुप जो था फर्स्ट में, जो हमने OH ग्रुप दिखा रखा है वो पैरामेंथेन न्यूक्लियस पर ही है। फिर हम KMnO4 का फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो अब की बार यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा कीटोनिक ग्रुप में, ये जो हमने यहाँ दिखाया हुआ ही है। और ये जो कीटोनिक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा COH ग्रुप में, जिससे हमें ये फोर्थ वाला कंपाउंड मिलेगा। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ मेंथॉल इसको कंफर्म करेंगे इसकी सिंथेसिस से। तो हमने इसको मेटाक्रिसॉल ले लिया, मेटाक्रिसॉल का हाइड्रोजनेशन कराया यानी रिडक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो रिडक्शन कराने पर क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो हर ये जो बेंजीन न्यूक्लियस है, हर कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगी। देखो जैसे ये वाली पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं थी, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर खाली एक हाइड्रोजन थी तो अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो गई है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं थी तो अब फिर से एक हाइड्रोजन आ गई है। तो इस तरह से ये जो है ना हर पोजीशन पर जाकर जो है हाइड्रोजन ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन जिसको हम बोल रहे हैं। फिर लिया हमने क्रोमिक एसिड, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो जो OH ग्रुप है वो कीटोन में चेंज हुआ, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं ये OH ग्रुप सेकेंडरी है नेचर में, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच्ड है और इधर भी एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जो कीटोनिक ग्रुप में चेंज हुआ। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ सोडियम और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये दो H होती है ना बेटा, यहाँ से एक H यानी प्रोटॉन जो है यहाँ से निकल जाता है। तो जब एक प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। और यही नेगेटिव चार्ज हमारे इस कंपाउंड पर अटैक करता है। देखो इसको मैं यहीं बता देती हूँ। ये हमारा कंपाउंड मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये है C2H5, फिर ये कार्बन अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O और ये O C2H5, ठीक है। अब ये जो कार्बन पर यहाँ से ये H तो हट ही गया है, तो इसको मैं हटाई दे रही हूँ और इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल कार्बन मैंने आपको कई बार बताया है कि वो जो है नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ये अटैक करेगा यहाँ और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, ठीक। तो अब इससे पूरे से क्या जुड़ जाएगा, इस वाले न्यूक्लियस से, यहाँ मैं बना दे रही हूँ इसको, ये डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से जुड़ा ये बॉन्ड बनेगा। जो नेगेटिव चार्ज एरो के फॉर्म में मैंने दिखाया है वहां से बॉन्ड बना और ये इस कार्बन से जाकर जुड़ा, जिससे OC2H5 जुड़ा हुआ है और इधर की साइड O नेगेटिव हो गया। O नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया, डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर गया तो O नेगेटिव, और इससे नीचे की साइड क्या जुड़ा हुआ है उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ COOC2H5, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर फाइनली क्या होगा, जो वो H प्लस निकला है वो H प्लस वापस आएगा और इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सी, अरे बाप रे मैंने भी क्या उल्टा, नहीं क्योंकि यहाँ पर OC2H5 ग्रुप है, अरे बाप रे गड़बड़ कर दी बेटा। ये जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस आएगा और ये OC2H5 माइनस यानी C2H5O माइनस जुड़ेगा और वो जो H प्लस निकला था वो H प्लस इससे जाकर जुड़ेगा। तो अल्कोहल जो है यहाँ से निकलता है। ये चीज बेटा ध्यान रखना कभी भी, देखो कई बार तो ऐसा दिखाया हुआ होगा, आप ना इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैंने ऐसे ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है। ये ना बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। जो जो H प्लस निकला था ना एक्चुअली में, पहले H, देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, तो वो जो H प्लस है ना वो यहाँ पर जाकर जुड़ता है पहले और ये ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो C2H5OH है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकल सकता है आराम से। तो ये बॉन्ड यहाँ वापस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ वापस आएगा, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये C2H5 ग्रुप ना होता तो वो H प्लस O माइनस से जाकर जुड़ जाता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर OC2H5 आपके ग्रुप में है, मतलब आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है और कहीं पर उस
एक कार्बन से O C2H5 अटैच्ड है और उसी कार्बन से O माइनस अटैच्ड है। तो हमेशा आपको यही करना है, ये बॉन्ड यहाँ से वापस लाना है और इस बॉन्ड को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। C2H5 हो या CH3OH हो या C2 अल्कोहल जो है वो अपने आप में अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, वो निकल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इसलिए ये O माइनस यहाँ पर वापस आएगा, तो ये क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, C डबल बॉन्ड O और COO C2H5, तो वही तो हमने यहाँ बना रखा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इस वाले कार्बन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद सिर्फ हीट कर रखा है। देखो हीटिंग पर क्या होता है, हीटिंग पर हमारी ना तीन चार रिएक्शंस हो जाती हैं। सबसे पहले तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हम देख लेते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है कि नहीं। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, नहीं तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिसाइक्लिक और एलिमिनेशन का कोई वो नहीं है, तो यहाँ से सीओ जो है वो निकल सकती है, ठीक है ना। साइक्लाइजेशन का कोई मतलब वो दिख रहा है हमें कुछ ऐसा, तो सीओ यहाँ से आराम से निकल जा सकती है। तो ये सीओ कुछ इस तरह से निकलती है, ये ठीक। यानी अब जब ये बॉन्ड मैंने ऐसे घुमाया तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाला बॉन्ड जब मैंने ऊपर वाला बॉन्ड जब ऊपर घुमाया तो इसी पर पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा, तो यहाँ से ये सीओ निकल जाएगी, ठीक है। और जब ये बॉन्ड मैंने ऐसे घुमाया था तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और जब ये बॉन्ड घुमाया था तो इस पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए ये CO C2H5 बन गया। तो सीओ निकला है सिंपल, यहाँ से सीओ निकला है और ये CO C2H5 इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने एक कंपाउंड ले रखा है और ले रखा है बेस C2H5ONA स्लैश C2H5OH। तो बेस क्या करता है, बेस को फिर से एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, और एसिडिक प्रोटॉन इसे यहीं से मिलेगी। यहाँ पर एक H है ना, ये एक H भी है, तो यही है वो एसिडिक प्रोटॉन है। तो जैसे ये निकल जाएगा यहाँ से, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एसिडिक है, ये हमें कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पर मूव कराऊं तो ये यहाँ मूव करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज हमारा डीलोकेलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से निकला। देखो यहाँ पर भी मैंने ये चीज बताई थी, ये H यहाँ था और ये यहाँ पर भी था, तो एसिडिक H तो ये भी था और ये भी था, ठीक है। तो दोनों ही निकल सकते थे, तो दोनों ही के निकलने पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज हो सकता है और इसका नेगेटिव चार्ज भी यहाँ डीलोकेलाइज हो सकता था, लेकिन हमने ये वाला ही H क्यों निकाला, ये क्यों नहीं निकाला। तो उसका रीजन ये है क्योंकि इस जो ऊपर वाला H है उसके पास क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं निकाल मतलब H प्लस अगर मैं निकाल दूं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो लेकिन इसके पास में ना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट देगा और प्लस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, जबकि हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए ज्यादा ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर जितना अच्छा पॉजिटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस न्यूक्लियोफाइल पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्शन ज्यादा अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये नेगेटिव मतलब H प्लस यहाँ से ना निकाल कर यहाँ से निकाला था। तो अब हम आते हैं वापस अपने कंपाउंड पर, यहाँ से हमने H प्लस को निकाला और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। देखो CHI है यहाँ पर, CHI यानी आई क्या है, एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये CHI मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। ये CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर ये निकलेगा और ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज यानी इस वाले कार्बन से ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, देखो यही तो बना हुआ है, ये इस वाले कार्बन से ये बॉन्ड बना हुआ है, ये CH है और CH3 और CH3 और COC2H5 तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो ये इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। अब यहाँ पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है और हमने क्या ले रखा है H3O प्लस, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होता है, एस्टर ग्रुप जो है वो एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन वैसे शायद मैंने पहले भी कई बार बताई हुई, चलो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। देखो ये जो C2H5 है, ठीक है, इसको अगर मैं लिख लूं R डैश, ठीक, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इतना बड़ा, इसको मैं लिख लेती हूँ R, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बना RC डबल बॉन्ड O और O R डैश, ठीक है। ये R वो पूरा बेंजीन रिंग वाला हो गया, फिर यहाँ पर COO है तो C डबल बॉन्ड O, और ये जो C2H5 है उसको मैंने R डैश लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अपना H3O प्लस लिख रखा है, यानी ऑक्सीजन से हमने ये एक H जोड़ दिया, ये एक H जोड़ दिया, ये एक H जोड़ दिया और ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं कहाँ ले गई इसे, ये H प्लस पर जाएगा,
ठीक, और ये इस तरह से निकल जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन के आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन ने क्योंकि H को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया ओ आर डैश। ठीक, अब इस पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से वाटर तो निकला ही है, ये वाटर क्या करेगा, इस फिर से मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ। ये वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, इससे बना आर सी, ये तो ओ एच हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ आर डैश, और नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, और प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये तो H यानी H प्लस की तरह निकलेगा, तो ये आर डैश ओ वाला ऑक्सीजन इस H को ग्रैब कर लेगा, तो ये हो जाएगा आर सी ओ एच, और नीचे भी अब ओ एच ही बचेगा, और यहां बचेगा ओ आर, और O से जुड़ गया H, क्योंकि वो जो H निकला वो यहाँ जाकर जुड़ा और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है। ठीक, तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा, यानी ROH यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड फिर देखो क्या बन के आ गया, आर सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन ये H, और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इससे जुड़ेगा वो OH, बस ओ आर ओ एच तो निकल चुका है। अब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, तो हमारे पास RCOOH ग्रुप आ गया, यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि COOC2H5 ग्रुप COOH में चेंज हो गया, बस। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। वैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएगी अगर नहीं समझ में आया। कुल मिलाकर इतनी सी बात होती है बेटा, कि यहाँ से जो है ये C2H5O निकलता है, और यहाँ देखो हाइड्रोलिसिस में हमने ये HOH, कुल मिला आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये C2H5O माइनस समझ लीजिए, और ये H प्लस, ये तो निकलेगा, और ये जो OH ग्रुप है ये इस CO से जुड़ जाएगा, तो ये COH हो जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। जैसे ही एसिड ग्रुप आया, एसिड ग्रुप को अगर हम हीट करते हैं हमेशा, तो CO2 निकलती है। तो देखो CO2 यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, तो CO2 कैसे निकलेगी, वो कुछ ऐसे निकलती है, इस वाले कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और जब ये पूरा यहाँ से CO2 निकल जाएगी तो H पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, जिससे ये COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला जो H प्लस है, यानी ये वाला जो H प्लस है वो इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक H भी जुड़ा हुआ है जो शो नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा एज इट इज CH तो एज इट इज है। ठीक, उसके बाद हमने रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन ओवर कॉपर क्रोमेट, या फिर हमने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्रेट, दोनों चीजें रिडक्शन करती है। और रिडक्शन पे क्या होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये रिड्यूस होगा, फिर से अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कराएंगे, कीटोन बनेगा, कीटोन को रिड्यूस कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो ये हमारा मेंथॉल बन के आ गया है। तो इस तरह से हम सिंथेसिस के थ्रू मेंथॉल के स्ट्रक्चर को भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो खत्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथॉल। तो मेंथॉल में 3 कायरल कार्बन्स होते हैं, 3 कायरल फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, hence it forms 4 pairs of enantiomers या 8 optically active forms। देखो कितने कायरल कार्बन है, 2 की पावर n कर दो, n का मतलब है कायरल कार्बन का नंबर, तो 2 की पावर अगर हम 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर्स हम बना सकते हैं, 8, और वो किसमें प्रेजेंट है, 4 पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर्स प्रेजेंट है। इनैंशियोमर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, वो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ ली होगी तो आप लोगों को आई होप की याद होगी, और अगर नहीं याद है तो भाई आपको वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी फॉर्म्स है, देखो प्लस माइनस मेंथॉल, प्लस माइनस आइसोमेंथॉल, प्लस माइनस नियोमेंथॉल, प्लस माइनस नियो आइसोमेंथॉल। और प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस मीन्स होता है डी फॉर्म और माइनस मीन्स होता है एल फॉर्म। डी है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल है लीवोरोटेटरी। तो यहाँ पर जो हमने दे रखे हैं सिर्फ, क्योंकि ये 4 पेयर्स हैं तो मैंने इसके सिर्फ एक एक कंपाउंड दे रखा है। जैसे ये माइनस मेंथॉल है, अगर इसका एक प्लस मेंथॉल भी होगा, ठीक है, प्लस मेंथॉल में ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये माइनस मेंथॉल में अगर 1R है तो प्लस मेंथॉल में क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा S हो जाएगा,
माइनस मेंथॉल में 3R लिखा हुआ है तो वहां पर 3S हो जाएगा। यहाँ पर 4S लिखा हुआ है तो वो 4R हो जाएगा। तो ये प्लस मेंथॉल होगा। तो प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो कैसे हम लिख सकते हैं उनके नाम को या उनके स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? तो माइनस मेंथॉल अगर हमने याद कर लिया है तो प्लस मेंथॉल बनाना तो बहुत ईजी है। उसका ठीक उल्टा ही बनाना है हमें, ठीक है। जैसे कि माइनस मेंथॉल मैंने ये बना रखा है 1R 3R 4S, ठीक है। तो 1R आप इसको ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 1 कार्बन पर ये R कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे, चलो जैसे ही पूरा इरेज ही कर दे रही हूँ, ठीक। हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देख रहे हैं ये जो ऊपर को दे रखा है इसका मतलब ये CH3 ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये भी CH3, अगर कुछ नहीं लिखा होता ना बॉन्ड के आगे इसका मतलब वो CH3 ग्रुप होता है, ठीक। और ये अबव द प्लेन दिखा रखा है, ठीक है। तो एक बिलो, 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं कार्बन के, 2 बॉन्ड ये वाले, एक तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है। CH3 वाला बॉन्ड अबव द प्लेन है, तो जो बिलो द प्लेन है वो क्या रहा होगा, वो हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन है। अब हमें इनको ना प्रायोरिटीज देनी है अकॉर्डिंग टू इनका जो भी हमारा एटॉमिक वेट जो निकलता है इसमें। ये आप लोगों ने RS नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा इसको। तो देखो फोर्थ प्रायोरिटी तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ही जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक वेट है। तो फोर्थ प्रायोरिटी तो हम सबसे पहले इसी को दे देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, तो देखो जब इस वाले कार्बन से हम राइट हैंड साइड पर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक CH2 ग्रुप है, ठीक है। इधर बढ़े तो भी CH2 ग्रुप है, ये H और ये H, तो दोनों एक जैसे। और ऊपर की साइड गए तो एक CH3 ग्रुप है। देखो इसको और कैसे समझ सकते हैं, ये कार्बन था, ये कार्बन है, इसको मैं खोल के लिख लेती हूँ तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन, बस इसी से हमारा काम जो है हो जाएगा। बस आगे नहीं जा रही हूँ मैं। और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ठीक। तो अब हमें, और एक हाइड्रोजन तो है ही से, वो तो फोर्थ प्रायोरिटी है, उसको मैं नहीं बना रही हूँ। तो देखो हम तीनों तरफ जाके जाके देखेंगे, इधर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। फिर नेक्स्ट कार्बन से फिर नेक्स्ट एटम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन है। और तीसरा बॉन्ड यहाँ पर इधर की साइड ये कार्बन है और फिर ये कार्बन है, लेकिन इसके पास तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो फिर नंबर 3 पे जाएगी। ये इस कार्बन की प्रायोरिटी हमारी नंबर 3 हो गई, ये नंबर 3 है। ये हाइड्रोजन को हमने नंबर 4 प्रायोरिटी दिया। अब हमें नंबर 1 और नंबर 2 देना है। तो देखो जब हम इसमें भी दोनों CH2, इधर भी दोनों CH2, जब हम आगे बढ़े तो फिर से कार्बन है, इस पे भी आगे बढ़े तो फिर से कार्बन है। लेकिन इस कार्बन से जब नेक्स्ट, भाई हम हर एटम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एटम पर ऑक्सीजन है, जबकि इस वाले कार्बन पर इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन है। तो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 प्रायोरिटी ये वाले बॉन्ड को दे रहे हैं और नंबर 2 हमारा ये वाला, ठीक है। अब 1 2 3 4 हमने दे दिया। अब हमारी नजर जानी चाहिए पहले 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो हम कैसे घुमाएंगे अपनी नजर को, ऐसे घुमाएंगे 1 2 3। तो हम ये कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और क्लॉकवाइज अगर हमारी नजर घूम रही है और फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं फोर्थ प्रायोरिटी हमारी बिलो द प्लेन है। फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन थी तो वो बिलो द प्लेन रही होगी, ठीक है। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है और नजरें हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कॉन्फ़िगरेशन 1 का हो जाएगा R, ठीक है। तो इसलिए हमने इस 1 को R दिया है कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आप 3 और 4 का भी निकाल सकते हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना है, 1 2 3 4 प्रायोरिटीज देनी है अकॉर्डिंग टू उनके एटॉमिक वेट। उसके बाद आपने अपनी नजरों को घुमाना है, सिर्फ 1 2 और 3 देखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। 1 2 और 3 देखना है। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है आपकी नजर और फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो फिर हम R कॉन्फ़िगरेशन देंगे। और क्लॉकवाइज घूमने पर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी अगर अबव द प्लेन आ रही है तो फिर हम इसको S कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, ठीक है। या फिर हमने नजरें घुमाई 1 2 3 और हमारी एंटी क्लॉकवाइज नजर घूम रही है और फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन ही है, तब भी हम इसको S कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो R और S में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इतना मैंने बता दिया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो वीडियोस आप देखिएगा। तो इस तरह से हमने 1R 3R 4S दे दिया। तो ये नेगेटिव मेंथॉल यानी कि लीवो रोटेटरी,
माइनस मेंथॉल, सॉरी नेगेटिव कह रही हूँ, माइनस मेंथॉल। तो प्लस मैंने बता दिया, कन्फिगरेशन ठीक उल्टे हो जाते हैं बस प्लस वाले में। ठीक है, तो ये हमारा 1R 3R 4S। इसको ना आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हमने दिखा है ना ये वाले कार्बन पे, ये जो R अगर हमने बना दिया एबव द प्लेन, सॉरी एबव द प्लेन CH3 है, और यहाँ पर भी एबव द प्लेन हमारा OH है, तो और बिलो द प्लेन हमारी फोर्थ प्रायोरिटी जा रही है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आप याद भी कर सकते हैं कि ये भी हमारा एबव द प्लेन वाले आर आर होंगे और ये तो ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर हम इधर आए इस वाले पर। तो देखो ये फर्स्ट अबव द प्लेन है तो आर, ये भी एस और ये भी एस, तो 1R 3S 4S। फिर इस वाले पे आ जाओ तो ये बिलो द प्लेन है तो ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। इसको भी आप एक याद करने का तरीका हो सकता है ये। और ये बिलो द प्लेन है तो एस, अबव द प्लेन है तो आर, और ये बिलो द प्लेन है तो एस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ याद करने के लिए है, मतलब सच में ऐसा हुआ भी है, लेकिन सारे कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी अगर आप देखें अबव द प्लेन तो वो लगा दें कि वो आर है, वो तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। पर यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्योंकि सब निकले हुए हैं तो वो पता है, यहाँ पर सिर्फ आपको अबव द प्लेन अगर है ग्रुप आपका तो वो आर कर देना है, और बिलो द प्लेन है तो उसको एस कर देना है बस। और देखो इन चारों के स्ट्रक्चर भी आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या कर रखा है हमने, मिथाइल ग्रुप और ओएच ग्रुप को देखो, एक चीज है ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये तो हर में बिलो द प्लेन ही बना रखा है हमने, ठीक है, इसलिए सारे 4S ही हैं, सब में बिलो द प्लेन है। अब एक कंपाउंड में आपने क्या करना है, दोनों को अबव द प्लेन दिखाना है, और एक कंपाउंड में आपने इन दोनों ग्रुप्स को, मिथाइल को और OH को, बिलो द प्लेन दिखाना है। फिर एक कंपाउंड में क्या करना है, अगर मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन और OH ग्रुप बिलो द प्लेन है तो नेक्स्ट में मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा और OH जो है अबव द प्लेन होगा। तो ये थोड़ा याद करने का तरीका है कि आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। फिर इनके नाम सारे माइनस ही हैं, बस एक ये नियोमेंथोल जो है वो हमारा प्लस में है। ठीक है, अच्छा अब इनका जो हम ये दिखा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी कभी भी एग्जाम में भी कंपटीशन में भी कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाए ना इस पर, तो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर पर अगर कुछ भी कंपाउंड ग्रुप्स जोड़ रखे हैं, हमेशा उसकी चेयर फॉर्म बनानी चाहिए, तभी आप वो कंपाउंड का न्यूमेरिकल या मतलब कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है वही हम यहाँ देखेंगे। तो ये मैंने साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर दिखा दिया, तो ये नंबर मैं दे रही हूँ 1 2 3 और 4, और यही नंबर हम यहाँ दे सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आप देख रहे हैं 1 नंबर पर हमने मिथाइल ग्रुप को ऊपर दिखा रखा है, ऊपर अबव द प्लेन। तो इसमें भी आपको हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में देखो, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर भी मैंने अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनता कैसे है ये मैंने बनाया ऐसे, ये 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 और ये। ठीक है, एक कार्बन यहाँ नीचे है तो एक कार्बन फिर ऊपर है, फिर कार्बन नीचे है तो फिर कार्बन ऊपर है, फिर नीचे है और फिर ऊपर है, तो हर बार नीचे ऊपर बनता है कार्बन। ठीक है, हर कार्बन पर दो बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं आपको, एक जैसे ये इधर एक बॉन्ड दिख रहा है एक, तो जो बाकी के दोनों बॉन्ड हैं वो ऊपर और नीचे बनते हैं, जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल होते हैं इनके बॉन्ड्स। तो अगर आपने ये ऊपर वाला कार्बन बनाया है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड हमेशा ऊपर को दिखाएंगे, एक्सियल बॉन्ड या तो ऊपर की साइड खींचेंगे या फिर नीचे की साइड, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, ये नीचे वाला कार्बन है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड नीचे बनेगा, ये ऊपर वाला कार्बन है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर बनेगा, ये नीचे वाला कार्बन है तो एक्सियल बॉन्ड नीचे बनेगा, ये ऊपर कार्बन है तो ऊपर बनेगा, इसमें नीचे बनेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल अब बनाना है, ये सब हमने एक्सियल बना लिए हैं और बता दिया है मैंने, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। एक्सियल तो बता दिया। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में देखो अगर ये वाला बॉन्ड फर्स्ट मतलब इस वाले कार्बन की बात, इसमें एक्सियल बॉन्ड ऊपर बना रखा है तो इसका इक्वेटोरियल जो है नीचे बना दिया। इस वाले कार्बन पर यानी इस वाले कार्बन पर अगर एक्सियल बॉन्ड नीचे है तो इसका इक्वेटोरियल ऊपर बनेगा, इस वाले कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड ऊपर है तो इसका इक्वेटोरियल नीचे बनेगा। इस इक्वेटोरियल को बनाने के भी तरीके होते हैं, किस तरह से बनाना है वो सब मैंने अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझा रखा है, यहाँ दोबारा नहीं बता रही हूँ उसे। फिर इस वाले कार्बन पर एक्सियल नीचे है तो इक्वेटोरियल ऊपर बनेगा, इसमें एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे बनेगा, इसमें नीचे है तो ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारे जो ऊपर की साइड है ये अप हो जाते हैं और ये वाले बॉन्ड डाउन कहलाएंगे। ऐसे ही इसमें ये अप कहलाएगा और ये बॉन्ड जो है डाउन कहलाएगा। तो जो बॉन्ड ऊपर को दिखाई दे रहे हैं वो अप कहलाएंगे, जो बॉन्ड नीचे को दिखाई दे रहे हैं वो डाउन कहलाएंगे। ठीक है,
तो जो अबव द प्लेन आपके स्ट्रक्चर में यहाँ बना रखा है उसको आपको ऊपर बनाना है, यानी ऊपर बनाना है। जैसे OH भी ऊपर बनाना है और मिथाइल ग्रुप भी ऊपर बनाना है, तो इसीलिए ये जो वन कार्बन था इसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर को, क्योंकि देख रहे हैं आप ये वाला कार्बन जो है वो नीचे वाला कार्बन है, तो नीचे वाले कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड नीचे को बनेगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड ऊपर को बनेगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो इसलिए हमने यहां पर दिखाया इसको, ठीक है। फिर OH बॉन्ड पे आ जाएगी, नंबर 3 कार्बन भी हमारा नीचे कार्बन है, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड तो नीचे को जाएगा और ऊपर को जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये क्योंकि अबव द प्लेन दिखा रखा है, तो दिखा रखा है, तो वाले से ही हमें OH को जोड़ देना है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर ये बिलो द प्लेन है, तो फोर्थ नंबर पर क्योंकि ये ऊपर वाला कार्बन है तो इस पे एक्सियल बॉन्ड तो ऊपर जाएगा और इक्वेटोरियल हमारा नीचे आएगा, तो नीचे की साइड ही आपको ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ना है। कितनी खिचड़ी पका दी मैंने इसमें, लो। तो देखो इस वाले पे ये नीचे वाला कार्बन है तो एक्सियल नीचे बनेगा और ये हमारा इक्वेटोरियल, तो यानी ये अप है और ये डाउन है। इसमें ये अप है तो ये डाउन है, ठीक है। इसमें ये अप है और ये डाउन है, ठीक। तो अब आप खुद देख लीजिए, ये अबव द प्लेन था इसलिए हमने मिथाइल ग्रुप को अप रखा, ठीक है। इसमें भी OH ग्रुप अबव द प्लेन था इसलिए इसमें भी OH को अप रखा। इसमें बिलो द प्लेन था हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसलिए हमने इसे डाउन रखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे यहां पर है, ये तो अबव द प्लेन है तो हमने इसे ऊपर अप रखा, ये बिलो द प्लेन है तो इसलिए हमने इसे डाउन रखा। ये तो हमारा डाउन ही रहेगा, ये तो हर जगह डाउन रहेगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है इसलिए हमने इसे डाउन रखा, ठीक है। ये OH भी हमारा बिलो द प्लेन है इसलिए हमने OH को डाउन रखा। यहाँ पर देख लो OH हमारा अबव द प्लेन है इसलिए हमने इसको अप रखा और CH3 हमारा बिलो द प्लेन है इसलिए हमने इसको डाउन रखा। और बाकी नाम तो इसके आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये सिर्फ 4 बना रखे हैं, इसके 8 होते हैं। तो वो जो बाकी के चार है वो इसके इनैंशियोमेरिक पेयर के फॉर्म में है कि अगर यहाँ नेगेटिव मेंथॉल लिखा है तो इसका प्लस मेंथॉल भी होगा, और प्लस मेंथॉल के लिए हमें क्या करना है, बस ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके लिखना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ कि होते हैं। ये प्लस नियोमेंथॉल है तो इसका माइनस नियोमेंथॉल भी होगा, और नियोमेंथॉल में फिर बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, जिसका आर है उसका एस लिखना है, जिसका एस है उसका आर लिखना है। ये माइनस नियो आइसोमेंथॉल है तो इसका प्लस नियो आइसोमेंथॉल भी होगा, और ये माइनस आइसोमेंथॉल है तो इसका प्लस आइसोमेंथॉल भी होगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथॉल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंथॉल। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।